हेलो गाइस। तो एक्चुअली जी ये जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है इसमें मैं जाने वाला हूँ नोड इंस्टॉलेशन। मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं जिसके थ्रू हम जाएंगे और मैंने पूरा क्लीन कर रखा है, तो हमें नोड वगैरह कमांड लाइन कुछ नहीं दिखेगा, हम उसके थ्रू जाएंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स मैंने ओपन कर रखे हैं जहाँ से हम करने वाले हैं। तो पहले हम टास्क पे चल जाते हैं, हम करने क्या वाले हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है नोड इंस्टॉलेशन यूजिंग एनवीएम, क्योंकि हम नोड में ही काम करने वाले हैं। तो हम एक्चुअली मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ एज ए ट्यूटोरियल, बहुत ही बेस बिगिनर जावास्क्रिप्ट का, पर मैं बाद में भी इसको बनाने वाला हूँ। अभी मेरा फोकस मेन यही है कि हम जो मोर एडवांस लेवल की चीज़ें कैसे करें। ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा एमवीसी कैसे काम करता है, जो कि डिज़ाइन पैटर्न, जो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ हुआ है नेस्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। और नेक्स्ट जेएस में डेकोरेटर पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है। तो डेकोरेटर कैसे काम करते हैं, टाइप्स ऑफ डेकोरेटर लाइक क्लास डेकोरेटर, प्रॉपर्टी डेकोरेटर, मेथड, एसएसआर, पैरामीटर। ओके, तो हम एक दो शायद एग्जांपल इसमें देख लें जो प्रॉपर्टी मेथड से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो भी मतलब हमारे पास अवेलेबल होगा टाइप स्क्रिप्ट के, मैं टाइप स्क्रिप्ट का डेकोरेटर वाला डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा है, क्योंकि जो मेरे पास बेस्ट आर्टिकल है मैं उसके थ्रू समझाऊंगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट हम रैंडमली कुछ भी स्टार्ट करें। उसमें जस्ट हमें जानकारी चाहिए डेकोरेटर काम कैसे करता है, नॉट वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए भी मैं एक दूसरा वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं नोट डाउन करके रखूँगा सारी चीज़ें। फिर हम एक क्रिएट नेस्ट जेएस प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसमें हम नेस्ट जेएस में ही लोड डॉट भी करेंगे। तो हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाएंगे जहाँ पर हम मतलब ताकि हमारे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए नेस्ट जेएस में चीज़ें कर काम कैसे कर रही है ना। फिर हम डीबी डायग्राम उसका देखेंगे जो जो हमें लगता है। तो मैं शायद ये ट्यूटोरियल लोड डॉट तक ही एंड कर दूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डीबी डायग्राम क्या होना चाहिए, है ना, और उस पर हम कैसे सारे मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं एंटिटी जो है। तो हम टाइप ORM का यूज़ करेंगे विद टाइप स्क्रिप्ट। और मैं अभी के लिए सीक्वलाइट, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मैं सिस्टम यूज़ करूँ पोस्टग्रेस वगैरह सेटअप करवा कर, बिल्कुल नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है नोड इंस्टॉलेशन वो कैसे होगा। तो बेस्ट तरीका है ये है कि आप NVM यूज़ करो, नोड वर्जन मैनेजर। अदरवाइज़ नोड वर्जन मैनेजर के अलावा यदि आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको नोड के वर्जन्स में स्विच करने में। आप डायरेक्ट नोड इंस्टॉल करोगे जो कि मतलब सही तरीका नहीं है, मतलब आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सारे दिए हुए कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग। तो आप स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो, बैश को बता दो जिस तरीके से, और ये आप कन्फिग ऐड कर दो। ये है इंस्टॉलिंग इन डॉकर, इंस्टॉलिंग इन CI/CD जॉब्स, ट्रबल शूटिंग इन मैकओएस। ठीक है, तो अलग अलग तरीका है जहाँ से आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से ब्रीव इंस्टॉल भी है। ठीक है, NVM का आप यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉल नोड वर्जन मैनेजर, मैनेज मल्टीपल नोड्स जेस। तो मैं ये तरीका यूज़ कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास कमांड लाइन है ब्रीव इंस्टॉल NVM। ओके, तो ये हमारा NVM इंस्टॉल कर देगा। सबसे पहले जो भी होम ब्रीव का जो भी अपडेट्स होने वो होते रहेंगे। तब तक मैं आपको आगे MVC का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये इंस्टॉलेशन होने देते, फिर हम नोड का वर्जन, हम जो डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको देखेंगे। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो MVC होता क्या है, MVC का मतलब है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो होता यह है कि व्यू जो है, व्यू मतलब जो देख रहा है क्लाइंट, कुछ भी जो अवेलेबल चीज़ें हैं जो क्लाइंट देख रहा है उसको हम बोलते हैं व्यू। ठीक है, और जो हाँ मॉडल है हाँ ठीक है, तो हम एक एक करके जाते हैं। तो जो मॉडल है वो एक्चुअली डेटाबेस
से रिलेटेड है, जो कि डेटा इंटरफेस है, जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डेटाबेस वाला सेक्शन है, ORM से जो हम डील कर रहे हैं, जो डेटा के साथ डील कर रहा है, ठीक है। ये है लॉजिक सेक्शन, जहाँ पर आप लॉजिक लिख रहे हो डेटा के बेसिस पर, जिसको आपको रेंडर करना है फ्रंट एंड में, जहाँ पर आप क्लाइंट को शो कर रहे हो, ठीक है। क्लाइंट क्या हो गया हमारा, कोई भी फ्रंट एंड लॉजिक, आप कहीं भी देख सकते हो, कैसा भी फ्रंट एंड लॉजिक जो आप व्यू में कर रहे हो, जो API कॉल कर रही है कंट्रोलर पर। कंट्रोलर फिर हमारे लॉजिक्स होते हैं, और जो डेटा वाला इंटरफेस होता है उससे डील करता है मॉडल, तो हम मॉडल उसको बोलते हैं कंट्रोलर। तो इस फॉर्मेट में हम ज़्यादातर चीज़ों को अरेंज करते हैं। हम मॉडल बना लेंगे टाइप ORM में, तो हमारा जो मॉडल बनना है वो टाइप ORM में बनना है, ठीक है। और जो कंट्रोलर रहेगा वो रहेगा हमारा Nest.js में, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट। आप फ्रंट एंड किसी में भी बना सकते हो, आपको आप मतलब इट्स लिटरली चॉइस पे डिपेंड करता है क्या चॉइसेस आप कर रहे हो। React.js, ठीक है, Vue.js, और सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंगुलर JS नहीं बोल रहा, एंगुलर JS बहुत पुराना है, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन काफ़ी बेटर है, ऐसा कोई है नहीं। React.js कम्युनिटी की वजह से, Vue.js कम्युनिटी प्लस सिंप्लिसिटी, एंगुलर जो है हमारा बेस्ट आर्किटेक्चर अप्रोच देता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीज़ें अरेंज करते हैं। Nest.js हमारे पास है। Nest.js मैं इसलिए भी चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर पसंद आता है, और आर्किटेक्चर ही मतलब मायने रखता है जब आप एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा सिस्टम एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। आपको मोनोलिथिक बनाना है, आपको माइक्रो सर्विसेज बनाना है, सब सपोर्ट करता है। आप डिपेंड करता है, आप Nest.js को तो फॉलो कर ही रहे हो, पर इंटरनली भी कैसे आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है, तो कम्युनिकेट करता है कैसे, कि जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर क्या करते हैं, जब भी जो कोई भी डेटा कैलकुलेशन के लिए यूज़ होना वो मॉडल के पास जाता है, फिर मॉडल उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करके कंट्रोलर को भेजते हैं। कंट्रोलर जो मॉडल जो होता है, जो डेटा रिक्वायर होता है कंट्रोलर को, वो रिटर्न करते हैं। फिर कंट्रोलर क्या करता है, उसी डेटा को है ना यूज़ करके मतलब जैसे वो उसको यूज़ करना है सारी चीज़ें करके, वो व्यू को वापस रीसेंड कर देता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, और यही कम्युनिकेशन ऑल टाइम का कम्युनिकेशन है। आप समझ सकते हो कि जो मॉडल व्यू है, मॉडल और कंट्रोलर, ये सर्वर पे सेटअप है। और ये व्यू भी आप सर्वर पे सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग, Django, Laravel, PHP। आप इसमें हैंडल बार्स भी यूज़ कर सकते हो, है ना, पग हैंडल बार्स, जो कि आपको React.js वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो डिपेंड करता है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप मॉडल को कहीं और सर्व चीज़ रख सकते हो। सेग्रीगेशन आप टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो हमारा सेग्रीगेशन ये है, ये दोनों साथ में रहेंगे। फिर ये हम ऑपोजिट में आप स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे जो इंस्टॉलेशन था वो हो गया, तो मैं एक बार रन कर लूँ कमांड, नहीं हुआ है तो मुझे ये ऐड करना है, यू शुड क्रिएट एनवायरनमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। फिर एक्सपोर्ट करना है मुझे ये कमांड, ओके। फिर मुझे एनवीएम यूज़ करना है, तो मेरा एनवीएम चालू हो गया, ठीक है। एनवीएम लिस्ट से आप देख सकते हो कोई भी अवेलेबल मतलब नोड वर्जन, तो अभी हमारे पास नहीं है, तो एनवीएम इंस्टॉल मैं चाहता हूँ लेटेस्ट वर्जन नोड का, तो नोड लेटेस्ट वर्जन, शायद 22 के आसपास अवेलेबल है। हाँ 22 जो है LTS वर्जन है, तो मैं 22 इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इंस्टॉल 22, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट एज ए 22 सेट हो गया। आप नोड वर्जन चेक कर सकते हैं 22, ठीक है। ये पहले अवेलेबल नहीं था। आप इसको स्विच भी कर सकते हो, जैसे कि NVM L कर लिया और NVM
लिस्ट, सॉरी nvm लिस्ट। तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट वर्जन हो गया 22। आप ऐसे कर सकते हैं nvm इंस्टॉल 18, ठीक है। फिर जैसे ही आपका 18 इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसको nvm यूज़ 18 कर सकते हो, या सेट डिफ़ॉल्ट की जो भी कमांड होती है आप चेक कर सकते हो। ऐसा है नहीं, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, ठीक है। तो आप देखोगे nvm लिस्ट, अब आपके पास दो वर्ज़न है, डिफ़ॉल्ट वर्ज़न 22 है, पर यहाँ पर शायद मेरा अभी 18 यूज़ हो रहा है, 18 यूज़ हो रहा है, ठीक है। nvm यूज़ 22, तो मैं सॉरी नोड वर्ज़न तो मैं डायनेमिकली स्विच कर सकता हूँ, पर मेरा डिफ़ॉल्ट वर्ज़न है वो 22 है, ठीक है। तो मैं हर जगह 22 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये नोड इंस्टॉलेशन हमारा डन है, तो मैं इसको डन कर सकता हूँ। ये मार्क डाउन है तो इससे हमारा डन हो जाता है शायद। हाँ, देख लेते हैं, ऐसे मार्क डाउन में हो जाना चाहिए था, ठीक है। MVC स्ट्रक्चर ये भी हमने डन कर दिया है। आपके पास अपनी जो है ना, जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आप क्या क्या डन कर रहे हो, हमेशा पॉइंट वाइज कर लो। आपको कोई भी टास्क मिलता है कंपनी से या कहीं से भी, तो आप हमेशा कोशिश करो कि उसको पॉइंट वाइज एक जगह नोट डाउन कर लो, और हर एक को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। तो जो डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न है वो हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है। डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न, तो इसके लिए मैं जस्ट थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो हमने अभी तक देखा है नोड इंस्टॉलेशन यूजिंग एनवीएम, जो मैंने अभी जस्ट आपको सिंपली बताया, और हमने एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। ओके, तो जो फुल नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्ट है वो फुली बेस्ड है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न पर, जहाँ पर आप देखोगे हमारे पास अलग अलग टाइप के डेकोरेटर है। तो मैं इसको टाइप स्क्रिप्ट वाले से समझाऊंगा। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के डेकोरेटर है हर जगह। आप डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे कंट्रोलर्स में, डेकोरेटर कंट्रोलर, ठीक है। मेथड के लिए गेट मेथड कंट्रोलर, सॉरी डेकोरेटर, ठीक है। फिर प्रोवाइडर्स में जाओगे तो इंजेक्टेबल करके आपका डेकोरेटर आएगा। मतलब हर जगह एक्चुअली आप देखोगे तो डेकोरेटर का ही यूज़ किया गया। तो हम नेक्स्ट जेएस में डेकोरेटर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो डेकोरेटर पैटर्न को फॉलो करने का फ़ायदा ये है, विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फंक्शनैलिटी इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। आप उस फंक्शन को एनहांस कर सकते हो विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा थिंग्स इनसाइड द फंक्शन, ओके। तो यदि मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, राउट्स देना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट कंट्रोलर राउट में दे सकता हूँ। मुझे अलग से इस क्लास कंट्रोलर में कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें मतलब डेकोरेटर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू ही हमारा पूरा ये वर्क करता है। और एक चीज़ यहाँ पर समझना, और एक चीज़ ज़रूरी है, जहाँ पर है IOC। आप यहाँ पर ही सर्च करोगे IOC, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मैं बता देता हूँ अलग से। तो ये जो पूरा टूल है डेकोरेटर पैटर्न पर है और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पर है, ठीक है। तो आप फिलोसॉफी वगैरह आप रीड करो इसको आगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें डेकोरेटर पैटर्न विद इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का यूज़ किया गया एज अ डिज़ाइन पैटर्न, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये डेकोरेटर एज एन एग्जांपल थोड़ा समझाना चाहता हूँ, जिससे हमें आसानी हो समझने में। तो मैं एक डेकोरेटर समझाऊंगा, मेथड डेकोरेटर्स, गॉट इट। सो आपको यदि कोई भी डेकोरेटर टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करना है, तो आपको सबसे पहले TS कॉन्फ़िग में एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स को ऑन कर लेना है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके मेथड डेकोरेटर्स वगैरह काम नहीं करेंगे अदरवाइज़, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स आपको ऑन कर लेना है टाइपस्क्रिप्ट में। तो आप जैसे ऑन करते हो एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स, तो मेरे पास
एक क्लास है, मैं इससे समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे बनाना है लॉगर डेकोरेटर, जो कि मेथड डेकोरेटर है, ग्रीट के ऊपर लगेगा। अब जो ग्रीट है वो कंसोल लॉग करवाता है हेलो और व्हाट एवर द नेम यू प्रोवाइड और लाइक व्हाट एवर द ग्रीटिंग यू प्रोवाइड। ठीक है, तो अब मैं यदि क्लास बना रहा हूँ ग्रीट करके, मैंने ग्रीट करके क्लास बनाई, उस पर मैंने ग्रीटिंग दे दी एक स्ट्रिंग, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम बेस है जावास्क्रिप्ट का, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी हम डायरेक्ट इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यदि एक डेकोरेटर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे टाइम का पता हो कि कितने मिली सेकेंड में ये रन हुआ है लॉगर, और मुझे लॉग पता चले कि कब स्टार्ट हुआ है कब एंड हुआ है। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा एक लॉगर फंक्शन, कॉन्स्ट लॉगर, आप एरो फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बता सकते हो कि ये मेथड डेकोरेटर है। डन। फिर आपको मिलेगा जो भी टारगेट है। ओके, एक ऑब्जेक्ट होता है टारगेट, प्रॉपर्टी की, जो ये की है, प्लस आपके पास आएगा डिस्क्रिप्टर। तो आप नॉर्मल फंक्शन बनाओ या आप किसी भी चीज़ को बनाओ, तो मैं एक बार पहले इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, मेथड डेकोरेटर आप वॉइड दे सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है, या फिर आप डिस्क्रिप्टर रिटर्न कर सकते हो, जो ये डिस्क्रिप्टर होता है। ठीक है, तो आप इस पर होवर करोगे तो आपको दोनों चीज़ें दिखेगी। तो अब सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करना है मुझे, मैं चेक करना चाहता हूँ टारगेट क्या है, तो ये हो गया मेरा टारगेट। फिर दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टी की क्या है, ताकि हमें पता चले एक्चुअली आता क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, फिर है हमारे पास डिस्क्रिप्टर क्या है। ओके, ये आ गया हमारा डिस्क्रिप्टर, जो एरर है वो हट जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आपको दिखेगा जो हमने पहले फंक्शन बाद में रन हुआ, पहले हमारा रैपर रन हुआ है। रैपर मतलब डेकोरेटर। ठीक है, मैं एक्चुअली डेकोरेटर का एज ए रैपर ही समझता हूँ, क्योंकि डेकोरेटर कुछ भी नहीं है, एक एनहांसर है जो उस फंक्शन को रैप करके उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप यदि इसके बाद में कुछ रन करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लो कि जो कॉन्स्ट ओरिजिनल मेथड था, ठीक है, ओरिजिनल मेथड, वो कहाँ से आता है, डिस्क्रिप्टर डॉट वैल्यू से आएगा। तो ये जो फंक्शन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्टर डॉट वैल्यू से। फिर आप डिस्क्रिप्टर में चेंजेस करना चाहते हो, डॉट वैल्यू में अपने चेंजेस किए, फंक्शन जो भी आर्गुमेंट थे आपके वो आपने ले लिए एज एन एरे, जितने भी आर्गुमेंट थे अवेलेबल, है ना। फिर आप इसके आगे पीछे रन कर सकते हो, पर पहले मैं एक चीज़ हम लॉग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लॉग में होता है। तो हमें टारगेट मिल गया ग्रीटर, तो हमें टारगेट मिला ग्रीटर, जो टारगेट क्या आ रहा है, ग्रीटर। ठीक है, जो क्लास है। फिर प्रॉपर्टी की कौन से मेथड को हमने कॉल किया, ग्रीट, और उसमें डिस्क्रिप्टर क्या है, तो राइटेबल यस, एनुमरेबल फॉल्स, कॉन्फ़िगरेबल ट्रू। तो एनुमरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये एरे नहीं है जो हम एनुमरेट कर सकते हैं, वन बाय वन जा सकते लूप चलाकर, जिस पर इटरेटर एनुमरेटर इस तरीके से। ठीक है, काउंटेबल कर सकते हैं ऐसा। तो अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे कुछ रन हो इस फंक्शन के, जो मैं ग्रेड कर रहा हूँ उससे स्टार्टिंग में कुछ रन हो, मुझे कुछ कैलकुलेशन चलाने हैं। ठीक है, स्टार्ट टाइम, ठीक है, डेट डॉट नाउ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने स्टार्ट कब किया था। ठीक है, तो अब मैं कंसोल लिख दूंगा यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टेड द लॉगर। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया लॉगर। देन मुझे ओरिजिनल मेथड चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल मेथड डॉट अप्लाई, सॉरी डॉट कॉल, मैं इसको कॉल करूँगा। फिर कॉल करते हैं मैं सारे आर्गुमेंट पहले दिस दे दूँगा जो भी फंक्शन है, और फिर सारे आर्गुमेंट दे दूँगा। ठीक है, तो ओरिजिनल मेथड पॉसिबली अनडिफाइंड, तो मैं इसको
अप्लाई कॉल, ये शायद हम अप्लाई भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अप्लाई कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दोनों में से कौन सा। फिर हमारा जो डिस्क्रिप्टर है वो क्या आ रहा है, इज़ नॉट असाइनेबल टू टी टाइप। हम फिर करेंगे कंसोल डॉट लॉग, लॉगर एंड्स हियर। ओके, तो आप इस तरीके से इसको रन कर सकते हो। आप सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी देख सकते हो, जहाँ पर डॉट अप्लाई, तो ये मेथड आपका सेम कॉल हुआ है। तो डिस्क्रिप्टर में उसने मेथड डॉट अप्लाई कर दिया, इन्होंने वैल्यू ली, फिर उसको अप्लाई किया, देखा। तो आप इस तरीके से सेम चीज़ को रन कर सकते हो। अब जो डिस्क्रिप्टर है हम अभी एनी ले सकते हैं एक्चुअली में, तो इससे हमको मतलब नॉर्मली टाइप का इशू नहीं आएगा अभी के लिए सिर्फ। ओके, और मैं यहाँ पर दे सकता हूँ डेट डॉट नाउ, ठीक है, माइनस स्टार्ट टाइम, तो मुझे टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम हुआ है। तो और मैं रिटर्न कर दूंगा डिस्क्रिप्टर। हमारा लॉगर बहुत ही आसान तरीके से बन गया, जहाँ पर हमने मेथड डेकोरेटर लगाया है। अभी आप इसको टाइप दे सकते हो, जो भी आपको टाइप देना है डिस्क्रिप्टर का, तो आप डिस्क्रिप्टर टाइप दे सकते हो। पर मैं डिस्क्रिप्टर अभी नहीं समझाना चाहता हूँ, और डेकोरेटर के लिए भी अलग से आपको बहुत मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप इतने में मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा। हमने किया क्या है कि हमारी जो ओरिजिनल मेथड था हमने उसको अप्लाई किया है, ठीक है, और फिर स्टार्ट किया है। तो हम एक्चुअली यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, पर अप्लाई से देख लेते क्या होता है, ठीक है। तो आपको दिखा, तो हुआ क्या है, स्टार्ट किया हमने लॉगर, पहला तो हमारा लॉग आया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग आया, जो भी हमारा सारी डिटेल्स थी, टारगेट, प्रॉपर्टी की, डिस्क्रिप्टर, ओके। देन स्टार्टेड द लॉगर, हमने स्टार्ट किया लॉगर को। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, लॉग एंड शेयर विद द टाइम। तो अब मैं चाहता हूँ कि स्लीप हो थोड़े टाइम के लिए, तो हमें कुछ टाइम मिला, अदरवाइज़ यहाँ ज़ीरो है ऑल टाइम, क्योंकि कुछ वेट ही नहीं कर रहा है, या मतलब वेट कर ले कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो मैं न्यू प्रॉमिस बना दूंगा, न्यू प्रॉमिस, ओके, सिंक फंक्शन न्यू प्रॉमिस रिजॉल्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है, दो चीज़ हो गई हमारे पास। फिर सेट टाइम आउट, हम पर्टिकुलर टाइम आउट ले लेते हैं अभी के लिए, यहाँ पर ये रिजॉल्व हो जाएगा, और टाइम आउट ले लेते 3 सेकेंड का, ओके। तो एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0, ओके, मैं रिजॉल्व में ट्रू दे देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया। ये फंक्शन जो है इसमें वेट करेगा, ओरिजिनल मेथड कॉल होने के बाद वेट, तो इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं वेट, अवेट async is okay। तो इसको हमें कॉलेबल भी बनाना है, तो ये रिटर्न करता है, हमने कॉल कर दिया, तो ये हमारा 3 सेकेंड के लिए वेट करेगा, फिर रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो अभी लॉगर एंड से फिर ये 3 सेकेंड बाद रन हुआ है, तो हम इसको अवेट कर लेते हैं, यहाँ पर रन करते, स्टार्टेड द लॉगर, लॉग एंड से, देखा। तो हमने क्या किया है कि हमने एक वेट टाइम बनाया, तो जिससे हमें आइडिया मिल गया। अब मैं फुली फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को स्टार्टिंग से, ओके। हमारा पहले क्या हो रहा है कि ग्रीट फंक्शन है, वो कॉल हो रहा है, वो कर रहा है वेट 3 सेकेंड के लिए, ठीक है। 3 सेकेंड वेट करने के बाद वो कंसोल लॉग करवाता है, तो इसमें टोटल 3 सेकेंड लग रहे हैं। तो हमारे लॉगर को इंसाइट देना है कि ये कितने टाइम रन हो रहा है,
तो वो बताएगा कि मैंने स्टार्ट यहाँ पर कर दिया था और यहाँ पर एंड हुआ है विद द टाइम, कि कितना टाइम लगा है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल मेथड था हमने उसको उसके ठीक बीच में रखा है, सैंडविच किया है उसको, ताकि हमें पता चले कि इस मेथड ने कितना टाइम लिया है। तो जब हम उसको रन करते हैं, मैं अभी के लिए ये कंसोल हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो स्टार्टेड द लॉगर, इसने स्टार्ट किया, फिर 3 सेकेंड वेट किया उस फंक्शन में, जैसे ये नॉर्मल एपीआई कॉल में होता है ना। फिर हेलो दीपक कॉल हुआ, फिर आपका लॉगर एंड हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका डेकोरेटर काम करता है, जो कि एनहांस कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि इस फंक्शन ने कितना टाइम लिया, लॉगर कब स्टार्ट हुआ, कब उस फंक्शन का कॉल हुआ है, फिर उसके बाद ये हुआ है। तो डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से काम करता है। आप डेकोरेटर अलग अलग चीज़ों में लगा सकते हो, क्लास में लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, मेथड्स, एक्सेसर, पैरामीटर्स। ओके, आप प्रॉपर्टी में देखोगे तो हम वैलिडेशन यूज़ करेंगे, क्लास वैलिडेटर, जिसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और चीज़ें देखेंगे, मतलब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू गो थ्रू करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ बचती है वो है हमारा क्रिएट न्यू नेस्ट.js प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू नेस्ट.js प्रोजेक्ट इज़ सिंपल। हम अब जब हम डेकोरेटर समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम npm इंस्टॉल CLI कर देंगे। ये मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप भी इस फंक्शन को रन कर लो। ठीक है, फिर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो उस फोल्डर के अंदर जो आप प्रोजेक्ट का नेम दोगे, उस फोल्डर के अंदर आपको प्रोजेक्ट बन जाएगा। पर मेरे पास पहले से ही फोल्डर एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे यदि रन करना है तो मैं यहाँ डॉट दे दूंगा कि जो करंट फोल्डर आप एक्टिवली हो, जिस करंट फोल्डर के अंदर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अंदर हो, उसमें आप उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दो। मैं डन करता हूँ। ठीक है, आप npm यान pnp यूज़ कर सकते हो। अभी मैं ट्यूटोरियल चला रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें फास्ट करनी है, तो मैं pnpm यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरा इंस्टॉलेशन फेल हो चुका है तो मैं यहाँ pnpm इंस्टॉल चला लेता हूँ। हाँ, पर मेरे पास pnpm अवेलेबल नहीं है, तो npm इंस्टॉल ग्लोबल pnpm, ताकि मेरे पास pnpm अवेलेबल हो जाए। अब मेरे पास pnpm अवेलेबल है, तो pnpm इंस्टॉल। तो ये काफ़ी फास्ट एक्चुअली सारी चीज़ें डाउनलोड करता है, रिजॉल्व करता है। मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ बिकॉज ऑफ द साइज़ इशू, जो कि साइज़ इशू प्रॉब्लम करता है। मैंने जब अपना लैपटॉप खोला तो एटलीस्ट 50 GB के आसपास सिर्फ नोड मॉड्यूल्स थे, फिर और टोटल नोड मॉड्यूल्स, फिर मैंने सबका क्लीन अप किया और उसके बाद मैंने pnpm यूज़ करना शुरू किया। तो साइज़ वेरी वेरी स्मॉल कंसिडर लाइक कंपेयर टू npm, मतलब इवन आधा देता है आपके। 2 GB की जगह वो 1 GB का एक स्पेस लेता है ना। तो आगे देखते हैं। जो आगे हमारे पास टॉपिक है वो है load.env। तो load.env हम नेक्स्ट मतलब ट्यूटोरियल में देखेंगे, क्योंकि load.env जो है हमें समझना है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स, मॉड्यूल्स, मिडलवेयर्स, शायद मिडलवेयर्स नहीं, गार्ड्स, पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और द बेस्ट यू कैन गो थ्रू इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। लाइक कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाओ। ठीक है, तो आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाओ। हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, फिर हम एक सेटअप बनाएंगे जहाँ पर हमारा स्वैगर होगा, .env लोड हो रहा होगा, सब कुछ, मतलब अराउंड एवरीथिंग व्हाट वेयर वी नीड एक्चुअली। ठीक है, तो थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बढ़ते हैं। थैंक यू।